नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। वक्त बदला तो उसके साथ लोगों की सोच भी बदली। इसी तर्ज पर अब संघ भी चल रहा है। संघ अब बदलते वक्त के साथ बदल रहा है। संघ की स्थापना 1925 में हुई। संघ की स्थापना में हुए लंबा वक्त गुजर चुका है। इस दौरान संघ के ढांचे में कई बदलाव हुए, लेकिन विचारधारा नहीं बदली। लेकिन अब पहली बार धीरे धीरे संघ अपनी विचारधारा में भी कुछ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आरएसएस संघ अब वो कर रहा है जो उसने अपने 91 सालों के इतिहास में नहीं किया। संघ के प्रचारक देश के कोने कोने में जाकर संघ की जड़ों को मजबूत करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर संघ की पहुंच से दूर रहा। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि संघ अब कश्मीर में अपनी मौजूदगी को पुख्ता करने की रणनीति पर काम कर रहा है। यह पहला मौका है जब संघ कश्मीर में बैठक कर रहा है, जिस पर देश और कश्मीर से जुड़ी तमाम समस्याओं पर बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में घमासान मचा है। सीमा पार से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे को जारी रखे हुए है। पाक सेना लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रही है और आतंकियों की भारत में घुसपैठ करा रही है। आतंकी और सेना में आए दिन मुठभेड़ हो रहा है। सेना ने कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिसमें पिछले 6 महीने में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर घाटी में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ न हो। आतंकियों के पक्ष में घाटी के पत्थरबाज भी हाथ में पत्थर लिए तैयार हैं। ऐसे हालात में संघ अपने 91 साल के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर में बैठक कर रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय बैठक हो रही है। पहली बार संघ कश्मीर घाटी में अपनी पहुंच बना रहा है। कश्मीर घाटी में तनाव से भरे इस दौर में संघ वहां देश के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर चिंतन और विचार विमर्श के साथ ही आने वाले समय में संगठन के कार्यों का लेखा जोखा तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले के बीच संघ की राष्ट्रीय बैठक में आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और कश्मीर के हालात पर चर्चा हो रही है। संघ की यह बैठक 18 जुलाई से शुरू होकर 20 जुलाई तक चलेगी, जिसमें 200 से अधिक प्रांत प्रचारक जम्मू कश्मीर, चीन समेत देश की कई समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। संघ की यह बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर में संघ का जनाधार बेहद कम है। ऐसे में कश्मीर में बैठक करना संघ के नए इरादों को जाहिर कर रहा है। कश्मीर घाटी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ संघ का समर्थन करने वाले हिंदुओं की तादाद ना के बराबर है। माना जा रहा है कि कश्मीर की मुस्लिम आबादी के बीच अपनी पहुंच बनाकर संघ संदेश देना चाहता है कि वो देश में रहने वाले सभी धर्मों के लिए काम करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। संघ की इस बदलती सोच को जमीन पर उतारने के लिए संघ ने पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना कार्यालय खोला है। बैठक से पहले ही संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जम्मू पहुंच गए थे, जहां उन्होंने नवनिर्मित प्रांत संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी, सह सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सुरेश सोनी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी जम्मू में बैठक में शामिल हैं। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां संघ का कार्यालय न हो, लेकिन जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां संघ ने अपना दफ्तर नहीं खोला था। लेकिन बदलते दौर में अब संघ भी उन राज्यों में अपने जनाधार को बढ़ा रहा है जहां उनकी विचारधारा के लोग कम हैं। संघ अब उन लोगों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है जो उन्हें घोर हिंदुवादी संगठन होने की तोहमत लगाते हैं। संघ अपनी छवि एक प्रगतिशील सामाजिक संगठन की तरह बनाना चाह रहा है, जो मजहब और जाति के बंधनों से मुक्त होकर देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है। तो क्या सचमुच मान लिया जाए कि बदल रहा है संघ? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। संघ अब अपनी परंपरागत छवि से बाहर निकलना चाह रहा है। वो अब उन मुद्दों पर नरम रुख अपना रहा है जिस पर कभी उसकी खूब आलोचनाएं होती थीं। संघ बदलते वक्त के साथ जहां अपना रंग बदल रहा है, खुद को आधुनिक बना रहा है, वहीं अपनी कट्टरवादी छवि को भी तोड़ने की कोशिश में जुटा है। 11 अक्टूबर 2016 विजयदशमी का दिन। इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 91 साल के इतिहास में बड़ा बदलाव किया।
देश बदल रहा है, देश के लोगों की सोच बदल रही है, इसके साथ ही बदल गया संघ। अब तक खाकी हाफ पैंट और सफेद कमीज में संघ के कार्यकर्ताओं को देखने की अभ्यस्त आंखों ने संघ की शाखाओं में जब ब्राउन कलर के फुल पैंट में परेड कर रहे कार्यकर्ताओं को देखा तो हैरत होना लाजमी था। इस दिन संघ ने अपना गणवेश बदल दिया और खाकी हाफ पैंट की जगह भूरे रंग के फुल पैंट ने जगह ले ली। गौरतलब है कि आरएसएस के गणवेश में इस बदलाव को लेकर 13 मार्च 2016 को नागौर की प्रतिनिधि सभा की बैठक में निर्णय किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी ड्रेस बदलने का ऐलान किया तो विरोधियों ने सवाल उठाए थे कि सिर्फ कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, सोच भी बदलनी होगी। शायद संघ भी खुद को लेकर अपने विरोधियों की राय बदलना चाहता है, तभी उसने पिछले कुछ महीनों में अपनी सोच में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। समलैंगिकता पर बदली सोच। अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर हमेशा निशाने पर रहने वाले संघ ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की वकालत कर साफ कर दिया है कि वो बदलने को तैयार है। संघ के नए विचारों के मुताबिक जब तक समलैंगिकता दूसरों के जीवन पर असर नहीं करती तब तक ये अपराध नहीं है। यानी भारतीय परंपरा और संस्कृति की दुहाई देकर समलैंगिकता का विरोध करने वाला संघ अपने नए कलेवर के साथ आधुनिक विचारों से तालमेल बैठाने को तैयार नजर आ रहा है। संघ प्रमुख जाएंगे मस्जिद। अब तक मंदिर की बात करने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत अगर मस्जिद जाने की बात करने लगे तो उससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि संघ अब बदल रहा है। संघ अब अपने कट्टरवादी हिंदू सोच की छवि को बदलना चाह रहा है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर के न्योते पर भागवत लखनऊ की एक मस्जिद में भी जाने को राजी हो गए हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में शाइस्ता और भागवत की मुलाकात हुई थी और शाइस्ता ने भागवत को लखनऊ के अंबर मस्जिद आने का न्योता दिया था, जिससे वो लखनऊ में माधव आश्रम के पास बनवा रही हैं। संघ प्रमुख भागवत ने शाइस्ता से वादा किया कि वो अपने अगले लखनऊ दौरे पर यह मस्जिद देखने जरूर आएंगे। महिलाओं को बड़ी भूमिका देने को तैयार। महिलाओं को लेकर भी संघ की सोच में बदलाव दिख रहा है। संघ में अब तक कोई भी महिला बड़े पद पर नहीं पहुंच सकी है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब संघ की शाखाओं में महिलाओं को परेड करते दिखेंगे। संघ के अंदर अब महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका देने पर सहमति बन रही है। वहीं कई जगहों में महिलाओं के मंदिरों पर प्रवेश पर रोक के खिलाफ भी संघ खड़ा हो रहा है। राजस्थान के नागौर में संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में संघ के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा उठाया था। संघ ने कहा कि मंदिरों में प्रवेश में पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव नहीं किया जाता था, अब इसे मिटाने के लिए आपसी बातचीत और सहमति की जरूरत है। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघ की मुहिम। संघ पर ऊंची जाति का संगठन होने का आरोप हमेशा लगते आया है, लेकिन संघ अपनी इस छवि को भी बदलने की कोशिश में लगा है। संघ सामाजिक समरसता की बात कह रहा है। संघ चाहता है कि एक गांव में हर जाति के लिए एक ही कुआं, एक ही मंदिर और एक ही शमशान हो। संघ ने फॉर्मूला हिंदू समाज को जोड़ने और छुआछूत से लड़ने के लिए दिया है। तो क्या मान लिया जाए कि बदलते वक्त के साथ संघ भी बदलने को तैयार है? समलैंगिकता को अपराध न मानने की वकालत, आरएसएस की शाखाओं में महिलाओं को शामिल करने की तैयारी, कुछ मंदिरों में महिलाओं पर रोक का विरोध, जातिगत भेदभाव के खिलाफ प्रस्ताव पास करने, 91 साल बाद संघ की गणवेश बदलने और अब जम्मू कश्मीर में पहली बार संघ की बैठक से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। संघ महिलाओं को बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं आरएसएस ने महिलाओं को ऐसी सलाह दे दी है जिससे एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। संघ ने महिलाओं को सलाह दी है कि महिलाएं शाकाहारी बने, साड़ी पहने और राजनीति की बातें ना करें। इस सलाह पर इलाहाबाद के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हर महिलाओं को अपनी आज़ादी से जीने का वो पहनना, ओढ़ना, खाने पीने में, हर चीज़ में उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए और हर चीज़ में वो अपने मर्जी से कर सके, इतना तो होना चाहिए उसके लिए, या इतना आज़ादी तो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि हर महिलाओं का हक होता है ये। ओढ़ने पहनने का अधिकार जो हक होता है और खाने पीने का अधिकार, ये हमारे कानून में है। उसमें पूरी आज़ादी हमको है कि हम जो चाहें वो खा सकें, जो चाहें पहन सकें, जिस तरह से हम रहना चाहें रह सकें। और हमारे मज़हब में भी ये दिया गया है कि औरत पूरी तरह से आज़ाद है। अब रहा मसले पर्दे का, ओढ़ने पहनने का, तो जिसको जिसमें आसानी है वो इंसान रहेगा उस तरह से, उसमें कोई पाबंदी तो लगेगी नहीं। और हमारे कानून भी यही बना हुआ है कि हर इंसान को एक अधिकार है कि वो जिस तरह से रहना चाहता है वो रहे। तो ये हमारे प्योर मतलब वो सबको हक है, इसमें कोई इस तरह की दौर नहीं है, बातें नहीं करनी चाहिए। कोई कानून इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपने कह दिया, संघ ने कह दिया कि उनको ये नहीं करना चाहिए, कल को कोई और भी कह सकता है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। तो हर इंसान अपनी मर्जी से ही जिएगा। देखिए, आरएसएस की मानसिकता ही महिला विरोधी है
जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है, अब वो बताएंगे कि हम क्या खाएंगे, महिलाएं क्या खाएंगी, महिलाएं साड़ी पहनेंगी कि जीन्स पहनेंगी, कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये तो एकदम निंदनीय है और ये महिला विरोधी उनका ये कृत्य है। हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं और हम संघ के प्रवक्ता जो भी संघ के लोग उनको बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आगे बढ़ने में जितना योगदान हिंदुस्तान के पुरुषों का, उससे कहीं कम योगदान हिंदुस्तान की स्त्रियों का नहीं है। चाहे देश की आज़ादी से आंदोलन हो, चाहे महादेवी वर्मा को ले लीजिए और चाहे आप इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ के छात्र संघ पूर्व जो छात्र संघ अध्यक्ष थे उनको ले लीजिए। सभी लोगों ने एक आम छात्र और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे बहन मायावती उनको भी ले लीजिए, सभी महिलाओं का, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर ज्योतिबा फूले तक सबका इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और सबके बारे में हिंदुस्तान का नौजवान पढ़ता है। अगर महिलाओं को ऐसे किया जाएगा और महिलाओं के बारे में ऐसी घोर निंदा की, महिलाओं के बारे में अगर आरएसएस का ऐसा बयान आता है तो हम लोग आरएसएस के प्रवक्ताओं को मांग करते हैं कि उनको बर्खास्त करें, तो हम लोग उनको पुतला फूकेंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे और उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने का काम करेंगे। संघ ने महिलाओं के लिए जो सलाह जारी की है उस पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। नहीं, ये भी तो ठीक है भैया, लेकिन साड़ी के साथ साथ हमें जो डेली की हमारी भाग दौड़ है, ऑफिस है, ये है, उसके साथ साथ भाई हम अगर साड़ी में ज़्यादा समय लगाएंगे तो इससे आराम, उसकी सुविधा के लिए हम सूट डाल के चले जाते हैं जल्दी से। ठीक, साड़ी से ज़्यादा हमको सूट में आराम मिलता है, लेकिन शाकाहारी में ज़्यादा है। नहीं तो शाकाहारी तो होना ही चाहिए हम लोग, क्योंकि है शाकाहारी भाई जिसकी जो खाने शौक है शाकाहारी मांसाहारी, वो अपना खान पान थोड़ा ना बदल सकते हैं। ये तो गलत बात है कि उनके हिसाब से चलें, हम आरएसएस के हिसाब से चलें, हम शाकाहारी ही बने। भाई सब तो नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग तो नहीं खाते इसलिए हम लोग शाकाहारी हैं, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए तो जरूरी है मांसाहारी। और रहा सवाल साड़ी के लिए ये बात हुई कि साड़ी देखिए क्रेज तो अच्छा बनाती साड़ी, लेकिन आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में सूट ज़्यादा है। आरएसएस वाले कौन है? हम लोग कोई बताने वाले जो पहन रहे हम भी मुसलमान हैं, बट हम बुर्का नहीं पहन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पहन रहे हैं उनके पहनने पर और कि वो साड़ी पहने, वो सूट पहने, इसमें उनका क्या दखल है? तो आपने सुना इलाहाबाद के लोग क्या सोचते हैं, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं। चलिए इसी मुद्दे पर जान लेते हैं मेरठ के लोगों की राय। वे अपनी राजनीति अलग बना रहे हैं, ऐसे कौन कर देगा, तुम ही बताओ। भाई किसी का मन किसी चीज को कर रहा, किसी का किसी चीज को कर रहा, अभी अपने अपना अलग वो बना रहे हैं, ऐसा सभी कैसे मना लेंगे? साड़ी कैसे पहन लेंगे सब? भाई जो सूट पहनने वाला वो तो सूट ही पहनेगा, सभी साड़ी कैसे पहन लेंगे भैया? इस देश में सभी लोगों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग, सबकी अपनी अलग अलग इच्छा है, वो क्या खाए और क्या ना खाए, इसमें तो सिर्फ वे खुद तय करेंगे खाने वाला। अब तुम किसी इंसान को जबरदस्ती शाकाहारी बनाने लगो या किसी इंसान को मांसाहारी बनाने लगो तो ये देश में और समस्या बढ़ेंगी। इन चीज़ों से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। ये देश आज़ाद है, आप सब्जी खा सकते हो, आपका जी कर रहा है चिकन खाने के लिए तो आप चिकन भी खा सकते हो। शाकाहारी बनो, ये तो एक हमारे देश में मैं कहता हूँ कि पूरे देश की एक सोच होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जहाँ तक मेरी सोच है मैं अपनी बता रहा हूँ कि इंसान को मांसाहारी के लिए भगवान ने उसकी सृष्टि करी नहीं है, तो शाकाहारी तो होना ही चाहिए। और आरएसएस भी ये कहती है, बहुत अच्छी सोच है। किसी जानवर को मारना, उसकी हत्या करना, ये हम लोगों की सोच नहीं होनी चाहिए। अफसरों का अनुशासन अब अनुशासित समझे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को भी प्रभावित कर रहा है। तभी तो रिटायर हो चुके आईपीएस और आईएएस अफसरों को संघ की अलग अलग संगठनों में मुख्य भूमिका देने की चर्चा चल पड़ी है। करीब 127 अधिकारियों की सूची बनाई गई है। इन्हें अलग अलग संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। जिम्मेदारी इतनी होगी कि संगठन से लोग, खासकर युवाओं से कैसे जोड़ा जाए। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदल रहा है तो उनकी अपेक्षाएं भी बदल रही हैं। अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए संघ नौकरशाहों का सहारा लेगा ताकि संगठन की प्रशासनिक क्षमता बढ़े और संघ नए कलेवर के साथ युवाओं में अपनी पैठ बढ़ा सके। अपने अलग अलग संगठनों में थिंक टैंक को सशक्त बनाने के लिए संघ ने रिटायर आईएएस और आईपीएस को जोड़ने की योजना बनाई है। बताया जाता है कि शुरुआती तौर पर 127 पूर्व नौकरशाहों की पड़ताल कर ली गई है जो संघ और बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से आरएसएस युवाओं को लेकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। आरएसएस के थिंक टैंक का मानना है कि आज का ये भावी युवाओं की मानसिकता के मुताबिक संघ में बदलाव की जरूरत है। आधुनिक परिवेश में संघ किस तरह काम करे और इसके लिए नौकरशाहों से रणनीति बनवाने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल 2014 के बाद संघ के दिन बदल गए हैं, इसलिए दशा भी बदल गई है।
लेकिन दिशा ना बदल जाए, इसका संघ बड़ी शिद्दत से ख्याल रख रहा है। संघ के थिंक टैंक का मानना है कि डिजिटल युग में संघ को भी अपनी इमेज बिल्डिंग करने की जरूरत है। आरएसएस डिजिटल दुनिया में दस्तक देने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में पूर्व नौकरशाहों को संघ से जोड़ा जा रहा है ताकि नए जमाने के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक अच्छी रणनीति बन सके। केंद्र और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में संघ अपनी विचारधारा को मजबूती से स्थापित करने में लगा हुआ है। इसके लिए उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो जनता की नब्ज पहचानते हैं। ऐसे में संघ पूर्व नौकरशाहों के साथ ही पूर्व सरकारी कर्मचारियों को अपनी शाखाओं में बुलाने की कोशिश में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। संघ बदलते वक्त के साथ कितना और किस तरह से बदल रहा है, यह हमारे संवाददाता सुमंत ने जाना संघ के जाने माने विचारक राकेश सिन्हा से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वरूप में हाल के सालों में क्या बदलाव आया है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने संघ विचारक राकेश सिन्हा जी। सर, क्या ये पिछले कई सालों में देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वरूप हैं, जो तेवर हैं, जो कलेवर हैं, उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सर, क्या बदलाव हो रहा है? देखिए, संघ एक विचारधारा है और उस विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए संघ विभिन्न रूपों में काम करता है। अंतिम उद्देश्य संघ का है कि भारत के राष्ट्र को उस वैभव पर ले जाना जिस वैभव को हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं। उस उद्देश्य से संघ लगातार 92 ईयर से काम कर रहा है और संघ में लगातार फैलाव हो रहा है। संघ के साथ दो खासियत है, समय की आवश्यकता और परिस्थितियों की मांग को संघ समझता है। उसके अनुकूल संघ को जो परिवर्तन करना होता है अपने स्वरूप में, जैसे गणवेश में परिवर्तन हुआ, तो एक सामान्य रूप से सहज रूप से संघ के भीतर एक विमर्श हुआ और समय के अनुसार गणवेश में परिवर्तन हुआ। ये तीसरी बार परिवर्तन था। तो संघ का मूल गणवेश नहीं है, संघ का मूल विचार है। विचार अपरिवर्तनीय है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यह अपरिवर्तनीय है। मैं मोहन भागवत जी को उद्धृत करूंगा। बिल्कुल, मोहन भागवत जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कि हिंदू द कंसेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र इज अननिगोशिएबल, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। बाकी बातों में परिस्थिति और समय के अनुसार बदलाव होता है। बिल्कुल, अभी जब से सर केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार विपक्षी दलों का ये सर आरोप लगता रहा है कि पूरे कॉलेज जो सिलेबस है वो शिक्षा का भगवाकरण का सर आरोप लग रहा है। इस पर सर क्या कहें? देखिए, उनके कष्ट को मैं समझ सकता हूँ कि आज़ादी के बाद भी अमर शहीद भगत सिंह जी को इतिहास की पुस्तक में आतंकवादी वो कहते रहते थे, हमने उसको बदल दिया। बताइए, इस दुनिया का कौन सा व्यक्ति सिख गुरु शहीद तेग बहादुर जी को लुटेरा कहेगा? इतिहास की पुस्तक में उनके जो अंग्रेजी का शब्द यूज हुआ, एनसीईआरटी की पुस्तक में, जो सरकार की पुस्तकें हैं, रेपाइन का मतलब था लुटेरा। क्या गुरु तेग बहादुर जी लुटेरा थे? जब हम उसे बदलेंगे, शिवाजी के महत्व को हम इतिहास की पुस्तक में वर्णित करेंगे। महाराणा प्रताप और अकबर की क्या तुलना है? अकबर की अपना स्थान है इतिहास में, लेकिन भारत के लोग किससे प्रभावित होते हैं? अकबर का एक सैद्धांतिक स्थान है कि मुस्लिम शासक होते हुए भी उन्होंने टॉलरेंस को अपनाया, उसका एक अपना महत्व है। लेकिन राणा प्रताप इस देश के नौजवानों में पीढ़ियों को देशभक्ति के लिए, त्याग के लिए, मूल्यों पर खड़े रहने के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ने के लिए जो प्रेरणा देते हैं, क्या वो प्रेरणा किसी और से मिलेगी? जब इन बातों को रखा जाता है तो कहते हैं भगवाकरण, तो हम तो ऐसा भगवाकरण करते रहेंगे। बिल्कुल, तो ये थे राकेश सिन्हा और इनका साफ तौर से कहना है कि संघ किसी पे अपना विचार थोपता नहीं है, वो सिर्फ मशवरा देता है, बाकी ये लोग तय करें कि उन्हें कैसे रहना है। कैमरामैन विवेक के साथ सुमंत कुमार, APN, दिल्ली। संघ की बदलती तस्वीर को समझने के लिए उसके पाना से लेकर आज तक के सफर को भी समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे हुई संघ की शुरुआत, कब हुई इसकी स्थापना। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई तो उसी वक्त दुनिया ने जाना कि हिंदू महासभा से इतर भी कोई संगठन है जिसे आरएसएस कहा जाता है। गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया।
नेहरू चाहते थे कि आरएसएस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने सबूतों के अभाव में ऐसा करने से इनकार कर दिया। जुलाई 1949 में आरएसएस से बैन हटा लिया गया। दरअसल आरएसएस की नींव डॉक्टर हेडगेवार ने रखी थी। 1907 का वो दौर जब बंगाल के क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टरी की पढ़ाई करने आए केशव बलिराम हेडगेवार भी अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाद में हेडगेवार तिलक के कहने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1917 में जब टर्की के खलीफा की गद्दी छीनी जाने के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो हेडगेवार को ये कदम नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि कांग्रेस मुस्लिमों का अनावश्यक तुष्टीकरण कर रही है, लेकिन हेडगेवार कांग्रेस में बने रहे। हालांकि हेडगेवार ने इसी वक्त मन बना लिया था कि वो हिंदूवादी सोच वाली एक अलग संगठन बनाएंगे। धीरे धीरे डॉक्टर हेडगेवार की कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे और 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद रख दी। इस वक्त इस समारोह में 1200 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। हेडगेवार शुरू में खुद शाखा लगाने लगे। जल्द ही आरएसएस का विस्तार पूरे मध्य भारत में हो गया। संघ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। संघ के कार्यों से प्रभावित होकर लोग इससे जुड़ने लगे और इसका विस्तार मध्य भारत से आगे होने लगा। 1930 के आसपास डॉक्टर हेडगेवार वाराणसी आए और मदन मोहन मालवीय से मिले। मालवीय जी ने उनसे प्रभावित होकर बीएचयू में संघ का कार्यालय खोलने के लिए जगह दे दी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हेडगेवार की मुलाकात माधवराव गोलवरकर से हुई। गोलवरकर बीएचयू में एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे और वहां पढ़ा भी रहे थे, इसलिए उन्हें गुरुजी भी कहा जाता था। गोलवरकर हेडगेवार से मिलकर आरएसएस से सक्रिय तौर पर जुड़ गए। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया और सबकी सहमति से आरएसएस की कमान माधवराव गोलवरकर को सौंप दी गई। गोलवरकर के नेतृत्व में संघ पूरे देश में अपनी पहुंच बनाने लगा। उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ बनाने के लिए गोलवरकर ने भाऊराव देवरस को नागपुर से प्रचारक बनाकर लखनऊ भेजा। राजेंद्र प्रसाद उर्फ रज्जू भैया के साथ मुरली मनोहर जोशी को इलाहाबाद के संघ प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। एमटेक कर रहे अशोक सिंघल भी प्रचारक बन गए। नागपुर में एमए कर रहे दीनदयाल उपाध्याय भी संघ का हिस्सा बने। तो वहीं देवरस ने अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ के पास संडीला में संघ का प्रचारक बनाया। आरएसएस देश भर में शाखा लगाकर अपने सामाजिक कार्यों में जुटा हुआ था। इसी दौर में आरएसएस के राजनीतिक शाखा पर भी विचार हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। 1952 के संसदीय चुनाव में जनसंघ को 2 सीट मिली। इंदिरा गांधी ने जून 1975 में जब देश में आपातकाल लागू किया तो इसके विरोध में देश के कई दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया, तो जनसंघ भी इसमें शामिल हो गया। बाद में जब जनता पार्टी टूट गई तो जनसंघ की विचारधारा के नेताओं ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी का गठन के बाद 1984 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसे महज 2 सीट पर जीत मिली, लेकिन संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बीजेपी की जमीन तैयार करने में जुटे थे। धीरे धीरे बीजेपी का जनाधार बढ़ता गया और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संघ की राजनीतिक शाखा बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।